हमारा आज का नेक्स्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर ट्रैफिक कंट्रोल ऑन हाईवे डिपेंड्स ऑन द टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। दिस टाइम इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय PIV थ्योरी। हियर वी स्टैंड फॉर, वी की फुल फॉर्म क्या होगी? ये PIEV जो थ्योरी होती है, ये आप हाईवे जियोमेट्रिक डिज़ाइन में जो स्टॉपिंग साइड होती है वो कैलकुलेट करती है रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर का। यानी कि ड्राइवर का जो रिएक्शन टाइम होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हाईवे जियोमेट्रिक डिज़ाइन में बहुत ही अहम रोल जो है वो प्ले करती है। यहाँ पर सभी की फुल फॉर्म होती है, जैसे कि P की भी होती है, I की भी होती है, E की भी होती है और V की भी होती है। P जो होता है उसको परसेप्शन बोलते हैं। तो परसेप्शन जो होता है टाइम टू सेंड सेंसेशन फ्रॉम आई टू ब्रेन। तो पी का मीनिंग ये होता है। उसके बाद इंटेलेक्शन, फिर ई फॉर इमोशन एंड वी फॉर वोलिशन, टाइम फॉर फाइनल डिसीजन। यानी कि वी फॉर वोलिशन, दैट मीन्स टाइम फॉर फाइनल डिसीजन लेने का मीनिंग होता है। तो इसका यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा वोलिशन टाइम। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। जनरली इन केस ऑफ प्योर बेंडिंग द बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट एंड द shear फोर्स इज। प्योर बेंडिंग का केस आता है तो बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो थ्रू आउट कांस्टेंट ही रहता है, एक समान रहता है। एंड shear फोर्स जो रहती है वो ऑलवेज जीरो ही रहती है। बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट रहेगा, 100 है किलो न्यूटन, तो वो थ्रू आउट 100 किलो न्यूटन ही रहेगा। लेकिन shear फोर्स जो रहती है वो हमेशा जीरो ही रहती है प्योर बेंडिंग के केसेस में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। एज पर हमारे IS कोड के अकॉर्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द मॉडुलस ऑफ रप्चर FCR एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट FCK इज गिवन बाय। इन दोनों में क्या रिलेशन होता है? इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो होता है FCR इज इक्वल टू 0.7 अंडर रूट FCK। ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्यूब स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की, वो आप एक 150 भाई बताने की वैसे जरूरत भी नहीं है, सभी को पता है कि ये कॉमन चीजें हैं, सभी को पता होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। फॉर ए रेक्ट एंगुलर सेक्शन ऑफ ए बीम, रेक्ट एंगुलर सेक्शन ऑफ ए बीम द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑकर एट द। ट्रायंगुलर सेक्शन है हमारे पास बीम का, तो मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेस जो आपको देखने को मिलता है वो मिड हाइट जो होती है बीम सेक्शन की, वहां पर ही आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस देखने को मिलेगा। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिड हाइट ऑफ द बीम सेक्शन, वहां पर आपको देखने को मिलता है। कहने का मीनिंग ये है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया कि D/2 फ्रॉम बेस, D/2 फ्रॉम द बेस, यहाँ पर आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस देखने को मिलता है D/2 फ्रॉम द बेस। अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द वर्किंग स्ट्रेस इन बियरिंग इन पावर ड्राइवन रिवेट इज 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड डबल रिप्टर डबल कवर बट जॉइंट इज यूज टू कनेक्ट प्लेट्स ऑफ 12 mm थिक, देन द स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग, जिसमें हमारे पास क्या दिया गया, नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट इज 22 mm दिया गया है। 22 mm हमें क्या फाइंड आउट करने को बोल रहा है, बियरिंग स्ट्रेंथ जो है वो फाइंड आउट करने को बोल रहा है। बियरिंग स्ट्रेंथ जो होती है PB इज इक्वल टू सिग्मा B इंटू डी इंटू टी। डी हमारे पास नॉमिनल डायमीटर होता है, टी थिकनेस होती है, एंड सिग्मा बी जो होगा ये वर्किंग स्ट्रेस होगा। बियरिंग में पावर ड्राइवन रिवेट के लिए हमारे पास 300 ये दिया हुआ है। ये नॉमिनल डायमीटर है, नॉमिनल डायमीटर हमारे पास 22 mm दिया गया है। यहाँ पर भी हमारे पास केसेस आता है, अगर आपका जो डायमीटर है नॉमिनल डायमीटर 25 mm से कम है तो वहाँ पर आप 1.5 ऐड करते हैं ग्रोस डायमीटर के लिए। अगर 25 से ज़्यादा है तो आप 2 ऐड करते हैं ग्रोस डायमीटर के लिए।
तो हमारा 22 है, तो इनके 25 से कम है, तो हम उसमें 1.5 mm और एक्स्ट्रा डाल देंगे। तो जो ग्रॉस डायमीटर बन जाएगा वो 23.5 बन जाएगा इंटू टी। थिकनेस कितनी है हमारे पास, 12 mm की दी गई है, इंटू जो सिग्मा बी था हमारे पास 300, ये हमारे पास, इसको कैलकुलेट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, हमारे पास जो आंसर आएगा वो 84620, ये न्यूटन में हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पे आंसर जो दिए गए हैं वो सारे ही किलो न्यूटन में हैं, तो डिवाइड बाय 1000, तो हमारे पास 84.6 किलो न्यूटन आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर 84, ऑप्शन 1 ही दिया गया है, ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टर्बिडिटी इज द मेजर ऑफ रिलेटिव क्लैरिटी ऑफ लिक्विड, यानी कि पानी की, एंड वन ऑफ इट्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज, उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होता है वो क्या होता है। टर्बिडिटी जो होती है वो मेजर करता है रिलेटिव क्लैरिटी जो होती है पानी को, उसको मेजर करता है, एंड इसको मेजर किया जाता है NTU। NTU में इसके मेजर किया जाता है, N फॉर नेफ्लोमेट्रिक एंड T फॉर टर्बिडिटी, U फॉर यूनिट। एंड जो टर्बिडिटी होती है, जो पीने वाला पानी होता है, WH जो है, उसने कहा है कि भाई टर्बिडिटी जो होती है वो 1 से 5 होनी चाहिए, NTU 1 से 5 होनी चाहिए, इनके 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और आइडली बिलो 1 NTU हो सकती है। 1 से 5 ही वैसे एग्जाम में कई बार पूछा गया कि 1 से 5 ही होती है टर्बिडिटी। सो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, द property by virtue of which a liquid possesses relative motion between its different layer is known as, different layer is known as, उसको हम viscosity बोलते हैं। द property by virtue of which a liquid possesses relative motion between its different layer, उसको viscosity हम बोलते हैं। डिफरेंट लेयर में कुछ ना कुछ उसका मोशन होता है भाई, तो उसको विस्कोसिटी ही बोलते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर हमारे IS कोड के अकॉर्डिंग, जनरली टू टेस्ट द स्पेसिफिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द क्यूब कंक्रीट टेकन इज अप्रोक्सीमेटली। भाई सेम वही क्वेश्चन मैम पीछे मैंने बताया था, कॉमन चीज़ें सभी को पता होती है कि भाई 150 mm का क्यूब आप यूज़ करते हैं, एंड जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है वो 28 दिनों के लिए टेस्ट किया जाता है। एंड जो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है उसको डिफाइंड भी इसी हिसाब से किया जाता है कि नॉट मोर देन 95% टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फेल। 5% फेल हो सकते हैं, लेकिन 95 जो है वो फेल नहीं हो सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए चैनल इज प्रोटेक्टेड ऑन the bed and side with some kind of protective material, the channel section cannot be secured up, and so there is no possibility of change of section or longitudinal slope, then the channel is said to be, channel जो होता है वो परमानेंट रिज्म होता है, परमानेंट रिज्म। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा, कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन इसको मिल रही है तो परमानेंट ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द ट्रू लेंथ ऑफ ए लाइन is known to be 300 meter. When this line is again measured with a new 30 meter tape, the length is found to be 300.90 मीटर। द करेक्ट लेंथ ऑफ द टेप इज, भाई एक ट्रू लाइन है, उसकी लेंथ जो है वो 300 मीटर थी। जब हमने उसको दोबारा से मेजर किया 30 मीटर चेन से, तो उसकी जो लेंथ हमें देखने को मिली वो 300.90 मीटर देखने को मिली। तो जो हमारी टेप है उसकी लेंथ हमें बतानी है, टेप की जो लेंथ होती है वो हमें बतानी है। तो लेंथ जो होती है वो ट्रू लेंथ, लाइन लाइन की ट्रू लेंथ कितनी है हमारे पास 300 है, इज इक्वल टू होता है रॉन्ग लेंथ, जो रॉन्ग लेंथ होती है L ओवर L इंटू जो मेजर लेंथ है, मेजर लेंथ, इसमें वैल्यू पुटअप कर सकते हैं आप। ये जो होती है ये होती है रॉन्ग लेंथ ऑफ टेप
एंड ये एल जो होता है करेक्ट लेंथ ऑफ टेप इनटू जो आपने लेंथ मेजर की है। मेजर लेंथ कितनी है, ये वाली है। सो वैल्यू पुटअप करके हमारा जो आंसर आएगा वो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए आंसर आ जाएगा। वैल्यू आप पुटअप कर सकते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, as part of mode of payment to the contractor, the form used for advance payment without any measurement for work only and not for supply is। कौन सी फॉर्म यूज होती है भाई वो? तो फॉर्म जो होती है वो 25 वाइट जो होती है वो यूज होती है। 25 वाइट फॉर्म जो होती है वो एडवांस पेमेंट जो होती है उस कॉन्ट्रैक्टर को देने के लिए, उसके लिए ये फॉर्म जो होती है वो फिलअप की जाती है। एडवांस पेमेंट जो होती है इसको आल्सो नाउन हम बोल सकते हैं कि भाई एक डाउन पेमेंट या फिर एक्स ग्रेटा पेमेंट। तो इसके लिए 25 फॉर्म वाइट यूज होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। वैसे भाई यहाँ पर फॉर्म 28 भी होती है। 28 जो होती है ये NOC के लिए फॉर्म होती है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है उसके लिए ये फॉर्म फिलअप की जाती है। 26 वाइट जो होती है ये भी कॉन्ट्रैक्टर के लिए ही होती है। ये कॉन्ट्रैक्टर को प्रोवाइड करती है कि भाई एडवांस पेमेंट एंड पेमेंट फॉर जो मेजर वर्क होता है, जो मेजर वर्क होता है उसके लिए होता है। लेकिन 25 जो होती है ये इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड 27 वाइट जो होती है ये आपको कुछ पेटेंट करवाना है, पेटेंट करवाना है तो उसके लिए ये फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, डिफ्लेक्शन ऑफ ए सिंपली स्पॉटेड बीम एट स्पॉट्स इज जनरली। डिफ्लेक्शन जो होती है सिंपली स्पॉटेड बीम के लिए क्या होती है, डिफ्लेक्शन कितनी होती है? अगर हम सिंपली स्पॉटेड बीम की बात करें और कॉन्टिन्यूस बीम जो होता है उसकी बात करें, कॉन्टिन्यूस बीम जो होता है उसकी बात करें, इन दोनों बीम की बात करें तो इन दोनों बीम जो होता है जहाँ पर सपोर्ट होती है वहाँ पर डिफ्लेक्शन जो होती है वो जीरो होती है। डिफ्लेक्शन जीरो होती है लेकिन स्लोप जो होता है वो जीरो नहीं होता है। स्पोर्ट पर स्लोप जीरो नहीं होता है। लेकिन हमारे पास एक फिक्स बीम भी होता है। फिक्स बीम, फिक्स बीम जो होता है यहाँ पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन दोनों जो होती है वो जीरो ही होती है स्पोर्ट पर। फिक्स बीम के लिए स्लोप एंड डिफ्लेक्शन जीरो होगी स्लोप पर। ये दोनों चीजें आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जनरली द एंगल ऑफ इंसिलेशन of a lacing bar in single or double lacing system with the longitudinal axis of the built-up member should be between कितने बीच में होता है? भाई लेसिंग बार जो होती है यहाँ से हमारे बहुत ही क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए? भाई लेसिंग बार जो होती है वो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड 800 IS कोड में आती है। एंड जो लेसिंग बार होती है उसके लिए जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो एक 145 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। एंड जो मिनिमम विड्थ होती है लेसिंग बार रिवेट के लिए वो भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। मिनिमम विड्थ जो होती है लेसिंग बार की वो 3 गुना होती है नॉमिनल डायमीटर के। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ। 16 हमारे पास एक नॉमिनल डायमीटर है रिवेट का, 18 है, 20 है, 22 है। 16 के लिए जो विड्थ होगी हमारी लेसिंग बार के लिए वो 50 होगी, 18 के लिए 55 होगी और 20 के लिए 60 होगी और 22 के लिए 65 होगी। तो ये नॉमिनल डायमीटर है, तो नॉमिनल डायमीटर के 3 गुना होती है। तो 16 इंटू आप 3 करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 50 के आसपास हो जाएगा। जैसे कि आप 20 इंटू 3 करेंगे तो 60 तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट आ ही रहा है। 22 इंटू 3 करेंगे तो 66 आएगा, तो देखिए आसपास ही बन रहा है। तो
ये 3 गुना होती है नॉमिनल डायमीटर के, लेसिंग विड्थ जो होती है लेसिंग बार की। तो यहाँ पे एंगल पूछा गया है कि एंगल जो होता है वो क्या क्या हो सकता है। सो एंगल जो होता है लेसिंग बार के लिए, चाहे डबल हो चाहे सिंगल हो, तो वो एंगल 40 से लेकर 70 डिग्री का होता है। 40 डिग्री से 70 डिग्री, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगर हमारा ये एंगल जो बन रहा है ये 40 डिग्री से कम है, तो ये एक बिहेव करता है ट्रस मेंबर की तरह। 40 डिग्री से कम है अगर हमारा ये एंगल जो बन रहा है, तो हमारा स्ट्रक्चर जो होगा वो बिहेव लाइक्स ए ट्रस मेंबर। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर 70 से ज़्यादा होगा तो हमारा मेंबर जो होगा, टाइटिंग फोर्स कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। जो टाई कैपेसिटी होती है, भाई टाई, TIEING, टाइंग फोर्स कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है अगर 70 डिग्री से ज़्यादा है हमारा एंगल जो बन रहा है तो। अगला क्वेश्चन देखिए, द कंपोनेंट ऑफ एन ऑयल बेस्ड पेंट विच इज यूज टू एडजस्ट द विस्कोसिटी ऑफ द पेंट एंड विच मेक इज पॉसिबल टू स्प्रेड द पेंट इवनली ऑन द सर्फेस इज नाउन एज। उसको व्हीकल बोलते हैं, व्हीकल बोला जाता है। स्प्रेड द पेंट इवनली यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ थिन लेयर, सो वो व्हीकल ही होता है। व्हीकल जो होता है ये जो विस्कोसिटी होती है पेंट की उसको भी एडजस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। व्हीकल वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं व्हीकल से, तो इसको आप देख लीजिएगा। अगला देखिए, द टेस्ट कंडक्टेड टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ वाटर सोल्युबल मैटर इन ए सैंपल ऑफ स्टोन इज। द टेस्ट कंडक्टेड टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ वाटर सोल्युबल मैटर इन ए सैंपल ऑफ स्टोन। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो स्मिथ टेस्ट जो होता है वो यूज होता है। स्मिथ टेस्ट इज यूज टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ सोल्युबल मैटर। सोल्युबल मैटर जो होते हैं स्टोन के सैंपल में वो मड होती है, मड, मिट्टी हो सकती है, तो उसका पता लगाने के लिए ही स्मिथ टेस्ट जो होता है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। सही आंसर हमें बताना है कि भाई कौन सा सही है। सो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है यहाँ पे, एप्लीकेशन ऑफ वाइब्रेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कंपैक्टिंग कोहेजनलेस सॉइल। एप्लीकेशन ऑफ वाइब्रेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कंपैक्टिंग कोहेजनलेस सॉइल। कोहेजनलेस सॉइल सैंड हो गया, ग्रेवल, तो वाइब्रेशन से ही आप इसको कंपैक्ट कर सकते हैं कोहेजनलेस सॉइल को, बिल्कुल सही बात है। एंड रिमेनिंग इक्विपमेंट यूज फॉर द कंपैक्शन ऑफ सॉइल कैन बी इम्पैक्ट टाइप, इंटरनल कंबस्टिबल टाइप और पेनीमेटल टायर, ये रोलर ही होते हैं भाई। तो अदर सॉइल के लिए यही यूज होते हैं, रैम्बर। सो बिल्कुल दोनों ही सही स्टेटमेंट है यहाँ पर। सो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन किसको कंपैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द डाउन हिल एंड ऑफ ए 30 मीटर चेन इज हेल्ड 80 सेंटीमीटर टू लो, then using the correction for slope, what is the value of horizontal length? Using the correction for slope, what is the value of horizontal length? यहाँ पर हमसे दो चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। एक, हमें तो वैसे horizontal लेंथ ही फाइंड आउट करनी है, लेकिन यहाँ पे यूजिंग द करेक्शन फॉर स्लोप, करेक्शन फॉर स्लोप से हमें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ होरिजेंटल लेंथ क्या होगी। तो सबसे पहले करेक्शन ऑफ स्लोप जो होता है वो इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर ओवर 2 इंटू एल। सो ये होता है करेक्शन फॉर स्लोप के लिए। तो यह एच जो होता है ये डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन द एंड्स। डिफरेंस कितना है, 80 सेंटीमीटर का है। हमारे पास लेंथ कितनी है, 30 मीटर की है। तो ये मीटर में है तो 80 सेंटीमीटर जो है इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये 0.8 बन जाएगा। सो एच स्क्वायर मीनिंग कि 0.8 स्क्वायर ओवर 2 इंटू 30। तो हमारे पास जो स्लोप करेक्शन आएगी, करेक्शन फॉर स्लोप के लिए वो 8 चोट 0.64 एंड 60,
इसको फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास 0.01066 ये आ जाएगा। ये हमारे पास स्लोप करेक्शन आ गई। अब हमें हॉरिजॉन्टल लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है। हॉरिजॉन्टल लेंथ जो होती है वो किसके बराबर होती है? लेंथ माइनस करेक्शन फॉर स्लोप। करेक्शन फॉर स्लोप तो हमारे पास लेंथ जो है 30 मीटर की है, माइनस करेक्शन फॉर स्लोप जो है वो 0.01066 ये आई थी। तो कितना आएगा हॉरिजॉन्टल लेंथ जो होगी? तो 29 समथिंग। तो यही हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर ए गिवन सॉइल सैंपल द कैल्शियम कार्बाइड मेथड इज जनरली यूज्ड टू डिटरमाइन द। कैल्शियम कार्बाइड मेथड जो होता है वो मॉइस्चर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है। कैल्शियम कार्बाइड मेथड, तो कैल्शियम कार्बाइड मेथड जो होता है एक फील्ड मेथड होता है, फील्ड के ऊपर किया जाता है फील्ड टेस्ट। इसको करने में सिर्फ 5 से 7 मिनट ही लगते हैं, 5 से 6 मिनट में ये हो जाता है, 7 मिनट्स में। नेक्स्ट देखिए, द MKS यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर रिमूवल ऑफ पेंट और वार्निश ऑफ ए बिल्डिंग। कोई बिल्डिंग है उसका पेंट और वार्निश आपको भाई रिमूव करना है, तो उसको आप किस में लेते हैं? हम बस स्क्वायर मीटर में उसको लेंगे भाई, हमने स्क्वायर मीटर में ही काम करना है, उसकी दिहाड़ी हमें स्क्वायर मीटर में चाहिए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द हमारे IS कोड के अकॉर्डिंग द स्लैंडरनेस रेशियो फॉर ए शॉर्ट कॉलम इन बोथ एक्स एंड वाई डायरेक्शन शुड बी। कितना होता है हमारा स्लैंडरनेस रेशियो जो होता है शॉर्ट कॉलम के लिए, चाहे एक्स डायरेक्शन में हो या फिर वाई डायरेक्शन में हो, कितना हम लेते हैं भाई? भाई शॉर्ट कॉलम के लिए लेस देन 12 ही होता है। लॉन्ग कॉलम के लिए 12 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन शॉर्ट कॉलम के लिए 12 से कम होता है और 3 से 12 तक होता है वैसे, क्योंकि 3 से कम जो होता है वो पेडेस्टल के लिए होता है। पेडेस्टल, पेडेस्टल भी एक कॉलम की तरह ही होता है, तो वो पेडेस्टल के लिए 3 से कम होता है। 3 से 12 जो होता है वो शॉर्ट कॉलम के लिए होता है, और ये 12 से ज़्यादा जो होगा वो लॉन्ग कॉलम के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनरली CBR टेस्ट इज ए पेनिट्रेशन टेस्ट मीन्स फॉर द एवेल्युएशन ऑफ सबग्रेड स्ट्रेंथ ऑफ रोड एंड पेमेंट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CBR? CBR की फुल फॉर्म क्या होती है? कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो। कहाँ पे दिया गया है? ऑप्शन 4 में दिया गया है। कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो जो होता है उसको आप यूज करते हैं ताकि ये स्ट्रेंथ जो होती है उसको फाइंड आउट कर सके, जो कि आप सब ग्रेड में यूज कर सकते हैं, सब बेस में यूज कर सकते हैं, बेस कोर्स में आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेंथ को ही फाइंड आउट करता है। ये जो कैलिफोर्निया का बेरिंग रेशियो है बहुत ज़्यादा भाई इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसको लेकर बहुत बार जो है वो क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जनरली द डायमीटर ऑफ ए रिवेट होल इज मेड लार्जर देन द नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट। नॉमिनल डायमीटर जो होता है रिवेट का, उससे कितना ज़्यादा होल का डायमीटर बनाया जाता है? सो वही केस आ गया भाई हमारे पास, यही ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। 1.5 mm फॉर रिवेट ऑफ नॉमिनल डायमीटर लेस देन 25 mm। 25 mm से कम होगा तो 1.5 आप ऐड करते हैं, 25 से ज़्यादा होगा तो 2 mm आप ज़्यादा डाल करेंगे ग्रोस डायमीटर के लिए। यही क्वेश्चन है, बाकी और कुछ नहीं है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, द लोड एट विच द कॉलम वेंट्स फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन एंड डिफ्लेक्शन स्टिल रिमेन्स इज नाउन एज। द लोड एट विच ए कॉलम बेंड्स फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, जो स्टार्टिंग वाली पोजीशन थी वहां से बेंड हो रहा है, एंड डिफ्लेक्शन जो है वो स्टिल रिमेन्स ही है, तो हम उसको बकलिंग लोड बोलते हैं। बकलिंग लोड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बकलिंग लोड को क्रिटिकल लोड भी हम बोलते हैं, क्रिपलिंग लोड भी हम उसको बोलते हैं। सो ये चीज देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। 1 एंड 2 स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है। सो भाई कौन सी सही है हमें ये बताना है। तो भाई दोनों ही गलत है, क्योंकि अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट जो होता है वो यूज किया जाता है ताकि वो सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल जो होता है उसके बारे में पता कर सके। शेयर स्ट्रेंथ को ये फाइंड आउट करता है। शेयर स्ट्रेंथ जो होती है वो अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट के द्वारा फाइंड आउट की जाती है। और यहाँ पे बोल रहा है कि अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो थ्राइस 3 गुना होती है वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेंथ की। तो ये गलत है, वो 2 गुना होती है शेयर स्ट्रेंथ के। 2 गुना शेयर स्ट्रेंथ के होती है अनकन्फाइंड स्ट्रेंथ जो होती है। तो दोनों ही गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ एफ सी के इज द करेक्टरिस्टिक क्यूब स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज न्यूटन पर एमएम स्क्वायर देन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एज पर हमारे आईएस कोड इज एज्यूम टू बी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है वो यही होती है। ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर बेस्ड वाटर ट्रीटमेंट जनरली द ग्रीस एंड ऑयल कैन बी रिमूव फ्रॉम द सीवेज बिफोर इंटरिंग इनटू द सीवर लाइन बाय। जब भी आप बेस्ड वाटर की ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें जनरली ग्रीस एंड ऑयल जो होता है वो आप रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द सीवर बिफोर सीवर लाइन के अंदर जाने से पहले। तो वो स्किमिंग टैंक में होता है। टैंक जो होता है इसमें होता है। तो ये स्किमिंग टैंक जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से और भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये ग्रीस ऑयल वगैरह जो होते हैं ये फ्लोटिंग मैटर होते हैं, तो इसको ही रिमूव किया जाता है सीवर के अंदर जाने से पहले। अगला क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ एसिडिटी इन वाटर इज। एसिडिटी तो सभी कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का ही एसिडिटी आपको देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज व्यू फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन एंड at different distance the appearance of the object will be different. Such a view where the object is viewed from a single point and where projection are not parallel to is generally known as। उसको हम किस नाम से जानते हैं? परसेप्शन व्यू के नाम से हम इसको जानते हैं। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जनरली ए सर्कल विल अपीयर ऑन एन आइसोमेट्रिक ड्राइंग इज। Generally, a circle will appear on an isometric drawing। वो अलाइप्स होता है, अलाइप्स होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन की आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द अटेंडेंस ऑफ द लेबर इन ए कंस्ट्रक्शन साइट इज केप्ट इन ए डॉक्यूमेंट कॉल्ड मास्टर रोल। भाई मास्टर रोल में क्या होता है, अटेंडेंस लगाई जाती है लेबर की कंस्ट्रक्शन साइट में। विच इज नोटेड और रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म यूजली बाय अथोराइज एजेंट एज वर्क सुपरवाइजर। तो वो कौन सी फॉर्म होती है? तो वो फॉर्म 21 होती है। 21 होती है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द एनालिसिस ऑफ द फ्लो वेलोसिटी ऑफ ए फ्लूइड फॉर फिक्स इंस्टेंट ऑफ टाइम ए स्पेस कर्व इज ड्रॉन सो दैट इज टेंजेंट एवरीवेयर टू द वेलोसिटी वेक्टर देन दिस कर्व इज यूजली नाउन एज। उस कर्व को हम स्ट्रीम लाइन बोलते हैं। स्ट्रीम लाइन डी आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जनरली द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट कंपाउंड विद वाटर विच इज द gaseous amorphous material and also the principal binder of the hardened cement is referred to as। सो वो कौन सी होती है? CSH जेल। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, तो यूनिट ऑफ
Payment and measurement of various items of construction work in MKS system are same with few exception like earthwork. So earthwork in irrigation canal is measured in cubic meter but payment is made. पेमेंट जो होती है वो पर क्यूबिक मीटर 100 क्यूबिक मीटर के लिए मेजर की जाती है, मेड दी जाती है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर हमारे आईएस कोड के अकॉर्डिंग रेकमेंड द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन आरसीसी वर्क शेल नॉट बी लेस देन 20 mm से आरसीसी के लिए कम नहीं होना चाहिए ग्रेड जो होता है। अगला देखिए, द कैनाल विच इज अलाइंड अलोंग एनी रिज लाइन इज जनरली नाउन एज वाटरशेड कैनाल बोलते हैं हम, वाटरशेड कैनाल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मेजर यूजिंग 20 मीटर चेन वाज रिकॉर्डेड एज 327 मीटर। इट वाज फाउंड दैट द चेन इज 3 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन इज, ट्रू लेंथ जो होती है लाइन की वो क्या होगी? तो ट्रू लेंथ जो होती है लाइन की इज इक्वल टू होती है, जो करेक्ट लेंथ होती है एंड डिवाइड बाय एक्चुअल लेंथ इनटू मेजर लेंथ। ये जो हमने पीछे आपको फॉर्मूला बताया था, हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 327.49 ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए सॉइल सैंपल हैज ए पोरोसिटी 40% एंड वॉइड रेशियो सॉइल विल बी। पोरोसिटी हमारे पास 40% है, इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे 0.40 आ जाएगा। हमें वॉइड रेशियो फाइंड आउट करना है, तो वॉइड रेशियो 0.40 ओवर 1 माइनस 0.40, इसको कैलकुलेट कीजिए, हमारे पास 0.66 ये पोरोसिटी जो है वो आ जाएगी। अगले देखिए, इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द व्यू शोइंग द फ्लोर प्लान ऑफ ए बिल्डिंग इज, वो टॉप व्यू होता है। ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन जो होती है, जो व्यू शो होता है फ्लोर प्लान का किसी भी बिल्डिंग का, वो टॉप व्यू होता है, टॉप व्यू ऑफ द बिल्डिंग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोजीनियस ट्री। एंडोजीनियस ट्री का आपको एग्जांपल बताना है भाई। अब एक होता है एंडोजीनियस, एक होता है एक्सोजीनियस। एक्सो, अब यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बता सकता हूँ, एंड एंड एक्स एक्स, यहाँ पे दो दो वर्ड है, इसको लिखिए एक्स एक्स, आपको पता है एक्स एक्स, भाई ये बाहर हो गया एक्स। कहने का मीनिंग ये है कि भाई एक्सोजीनियस ट्री जो होता है ये ग्रो होता है आउटवर्ड में, बाहर एक्स। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, एक्सो आउटवर्ड डायरेक्शन में ये ग्रो होता है, लेकिन एंडोजीनियस जो होता है वो इनवर्ड अंदर के लिए ग्रो होता है, अंदर के लिए और बाहर के लिए। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता रहा था, तो ट्रिक को आप फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे एंडोजीनियस का जो एग्जाम्पल होता है वो बम्बू होता है, बम्बू होता है, लंबे लंबे जितने भी होते हैं वो एंडोजीनियस में ही आते हैं। अगला देखिए, जनरली फॉर मिक्स ट्रैफिक फ्लो फ्रॉम प्रैक्टिकल कंसिडरेशन एज पर IRC गाइडलाइन इन इंडिया द सुपर एलिवेशन इज कैलकुलेटेड फॉर इज। सुपर एलिवेशन जो होती है वो 70% होती है डिजाइन स्पीड की, 75% होती है, सॉरी 70% नहीं 75% होती है डिजाइन स्पीड के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर ए पर्टिकुलर स्टील सेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट ए रेशियो ऑफ द प्लास्टिक मोमेंट एंड यील्ड मोमेंट का। तो वो शेप फैक्टर जो होता है वही रिप्रेजेंट करता है। प्लास्टिक मोमेंट एंड यील्ड मोमेंट is defined as the ratio of plastic moment and yield, sorry, shape factor is the ratio of plastic moment and yield moment। ये शेप फैक्टर की डेफिनेशन है, बाकी यहाँ पे कोई वो नहीं है कि क्वेश्चन आपको कैसे पूछा गया है। तो ये शेप फैक्टर जो होता है बहुत जगह के लिए होता है, जैसे कि रेक्टेंगुलर के लिए 1.5 होता है, डायमंड के लिए सबसे ज़्यादा होता है। तो ये शेप फैक्टर से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए हैं, तो वो यही वही शेप फैक्टर है। अगला देखिए, यहाँ पे इन लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड एज पर हमारे IS कोड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर किसके लिए, FE 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर ग्रेड ऑफ स्टील शेल बी, कितना होता है भाई?
डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पूछा गया है FE 500 ग्रेड ऑफ स्टील के लिए। यहाँ पर हम 250 की बात करेंगे, 250 की, तो उसके लिए 0.53 होता है। 415 की बात करेंगे तो 0.48 होता है। 500 की बात करेंगे अगर हम, 0.46 होता है। यहाँ पर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 550 की बात करेंगे तो उसके लिए 0.40 हो जाएगा, और अगर हम 600 की बात करेंगे तो 0.43 हमारे पास हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी जरूरी है। 0.46 इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ए स्ट्रेट reach of channel section maximum velocity usually occur below the free surface at a depth of so फर्स्ट इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द geometric design of highway a type of vertical curve used to connect two gradient forming a convex curve is known as convex curve जो होता है वो समिट कर्व में आपको देखने को मिलता है। सबमिट कर्व इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीयूजेबल वेस्ट वाटर फ्रॉम रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बाथरूम, सिंक, बाथ टब, शावर, ड्रेन्स एंड क्लोथ्स वॉशिंग इक्विपमेंट ड्रेन इज नाउन एज, उसको हम ग्रे वाटर बोलते हैं। रीयूजेबल वेस्ट वाटर जो होता है ग्रे वाटर के नाम से जाना जाता है। इस पानी को आप लैंड इरिगेशन में भी यूज कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि वाटर पानी जो होता है उसकी रिसाइकलिंग जो है हो सकती है। अगला देखिए, द डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए गिवन सॉइल अप टू इट्स फिल्ड कैपेसिटी इज नाउन एज, फिल्ड कैपेसिटी इज, उसको हम सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी बोलते हैं, सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर डिजाइन पर्पज द सिल लेवल ऑफ ए कैनाल हेड रेगुलेटर इज जनरली केप्ट हायर बाय ए मिनिमम ऑफ अबाउट 1 to 1.2 मीटर अबव द, तो क्रेस्ट लेवल जो होता है अंडर स्लूज का उसके ऊपर होता है 1 से 1.2 मीटर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट फॉर्म ऑफ ए टिम्बर इज इन ए राउंड और रेक्टेंगुलर फॉर्म हैविंग डायमीटर साइड्स यूजुअली लेस देन 300 mm एंड used as a compression member in building in vertical position, उसको हम पोस्ट बोलते हैं। पोस्ट हम उसको बोलते हैं। भाई ये पोस्ट जो होती है बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन इसको लेकर पूछा गया है, इसकी साइड या फिर जो डायमीटर होता है वो 300 mm से कम होता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, द नागपुर रोड प्लान विच इज द फर्स्ट 20-year रोड डेवलपमेंट प्लान एज्यूम विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट पैटर्न ऑफ द रोड नेटवर्क, तो फर्स्ट 20 ईयर का प्लान जो था वो स्टार एंड ग्रिड पैटर्न पर बेस्ड था। इसको नागपुर रोड प्लान के नाम से जाना जाता है, नागपुर रोड प्लान के बारे में। तो ये 1943 से 1963 तक था, 63। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।